नमस्ते कंज्यूमर्स, कैसे हैं आप? मुझे पता है स्ट्रेस्ड आउट है, हम सभी इनफैक्ट बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो मनी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश मैं करने वाली हूं, क्योंकि ये काम की बात है आपके, मेरे, हम सब के खर्चे पानी से जुड़ा हुआ। यानी कि हमारा पैसा, इसे कैसे बचाया जाए, इसे अगर निवेश करना है तो किस तरह से निवेश किया जाए, क्योंकि पोस्ट कोरोना वायरस के सिचुएशन में अभी आपका और आपके पैसे का रिश्ता जो है ना, इसे ठोस बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। हम सब समझ रहे हैं कोरोना वायरस के साथ हमें अब लंबा समय गुजारना है, कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है। ऐसे में अगर हम और आप अपनी आदत, अपने पैसों को लेकर नहीं बदलेंगे तो आगे जाकर और बड़ी क्राइसिस खड़ी हो सकती है। अभी भी क्राइसिस है, लेकिन इस क्राइसिस से जूझिए। तो क्या करना है आपको? अपने पैसों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना जरूरी है। सबसे पहली काम की बात है इमरजेंसी फंड, ये होना बेहद जरूरी है। तो क्या है ये आपातकाल का फंड? जैसा कि नाम ही बता रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपका साथ दे सके। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि एक बफर आपके पास होना चाहिए। 3 से 6 महीने का बफर हो तो बेटर है। अगर 6 महीने आपको बहुत लंबा लग रहा है तो कम से कम 3 महीने का बफर होना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप एक बजटिंग बनाएं कि आपका खर्चा कितना होता है और देखें कि आप महीने में कितना खर्च करते हैं। तो वो जितना भी आप खर्चा करते हैं ना, उसका 3 महीने का बफर आपके पास होना जरूरी है। हो सकता है आपने अभी तक नहीं बनाया होगा, तो अभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही होगी। तो जो गाड़ी छूट गई, अब उसके बारे में रोने से कुछ नहीं होगा। अब आगे की तैयारी कीजिए और आगे इसे जरूर बनाइए। वो जो एटीट्यूड था ना, जब होगा तब देखा जाएगा, अब तो हो गया है और हम देख रहे हैं कि किस तरह इकोनॉमी, हमारी सैलरीज सभी कुछ सिकुड़ रही हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है, अगर इमरजेंसी फंड जैसी अगर तैयारी हो ना, तो आप कितना रिलीफ महसूस करेंगे। इसीलिए अब तक नहीं किया तो आगे के लिए कीजिए कि आपके पास अपने खर्चों का 3 महीने का एक बफर पैसा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्सेसिबिलिटी हो 24 घंटे 7 दिन, यानी आप कभी भी इस तक पहुंच सके, निकाल सके और इसका इस्तेमाल कर सके। आपको इसको निकालने में 2-3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़े, बैंक हॉलिडे है तब आपको सफर ना करना पड़े। इसीलिए इसको ऐसे फॉर्मेट में आपको रखना चाहिए जो आप तुरंत वहां से पैसे निकाल सकें। और इसके लिए मुझे लगता है ऑप्शन 1 सेविंग बैंक अकाउंट में रखना अच्छा है कि आप निकाल लें। तो आप एटीएम से अगर निकालते हैं तो एटीएम की विड्रॉल लिमिट पर जरूर ध्यान दें कि क्या है आपकी विड्रॉल लिमिट, उस हिसाब से आप पैसे निकाल सकें। दूसरा अच्छा ऑप्शन होता है स्वीप इन अकाउंट। बेसिकली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है फिक्स डिपॉजिट कर देता है पैसे को। और अगर आपको कोई इमरजेंसी जरूरत है तो आपको जितने पैसों की जरूरत है आप इसे अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं एटीएम के जरिए। स्वीप इन इसीलिए कहा जा सकता है, यानी ये एफडी बन जाता है और जब आपको जरूरत है तो ये आपके सेविंग बैंक में भी ये पैसा आ जाता है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका है कुछ लिक्विड फंड्स, जिसमें ये इंश्योर जरूर करें आप कि आप 24 घंटे में ये पैसा आपको मिल जाएगा। बस फर्क ये है कि अगर आप सेविंग बैंक में रखेंगे और एफडी में रखेंगे तो लिक्विड फंड उनसे बेटर आपको इंटरेस्ट रेट देता है। तो इसीलिए ये 3 ऑप्शन है जहां आप अपने इमरजेंसी फंड को पार्क कर सकते हैं। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसे बनाने की तैयारी जरूर कीजिए। आज से, अभी से सोचिए क्या होगा प्लान। दूसरी काम की बात है कि क्या आपने अपना होम इंश्योरेंस करवाया? जी, हम सब जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है, करवाते भी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस हमें कोरोना वायरस ने सिखा दी। कार इंश्योर करवाते हैं, यहां तक कि होम लोन भी हम इंश्योर करवाते हैं। लेकिन घर हम में से कितने लोग इंश्योर करवाते हैं? और मुझे लगता है इसलिए भी होम इंश्योरेंस की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम है क्योंकि इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। होम लोन जब आप लेते हैं तो उसमें आपको 2 तरह के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। कार इंश्योरेंस आप लेते हैं, आपको लगता है कार रोड पे चलेंगे, कुछ हो जाए तो उसका खर्चा जो है वो बचा सके। ठीक इसी तर्ज पर मुझे लगता है होम इंश्योरेंस भी काम करता है। अगर आपके घर को कुछ हो जाए
घर में रखे महंगे सामान को कुछ हो जाए तो उसे रीबिल्ड करने में, यानी उसके ऊपर जो आप खर्चा करेंगे उसे खरीदने में, उसके रिकंस्ट्रक्शन में, उसमें आपकी मदद होम इंश्योरेंस कर सकता है। खास तौर पर अभी दिल्ली एनसीआर में हमने भूकंप के कितने झटके देखे और मुझे लगा इसके बाद होम इंश्योरेंस इज अ मस्ट बाय हम सभी के लिए। अगर अपना घर है और अगर होम इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है तो जरूर कीजिए। आपको सालाना एक पेमेंट करनी होगी, लेकिन आपका घर में रखा सामान सुरक्षित होगा। होम इंश्योरेंस आप, जैसा मैंने कहा, अर्थक्वेक जैसे नेचुरल कैलेमिटी या फिर निसर्ग अम्फान हमने देखा उस तरह के कैलेमिटीज के लिए हो सकता है, बारिश, तूफान, आंधी, साथ में चोरी या फिर आग लग जाए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वजह से या किस बिल्डिंग में आग लग जाए तो इसमें भी आपकी सहायता करता है। तो मुझे लगता है होम इंश्योरेंस अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो इस पर आपको सोचना चाहिए और अगर आपकी जेब अलाउ करती है तो खरीद भी लीजिए। तीसरी काम की बात है कि आपको ढूंढना है अपनी जिंदगी का लाते फैक्टर। तो क्या है ये लाते फैक्टर? ये प्रिंसिपल मैंने बोरो किया है पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और राइटर, बहुत मशहूर है, डेविड पार्क, और उनकी किताब भी बहुत मशहूर है। जी हाँ, द लाते फैक्टर। तो लाते फैक्टर का प्रिंसिपल ये है कि आप छोटे छोटे जो खर्च करते हैं रोजाना के, उनमें से कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं जो फिजूल के खर्च हो सकते हैं, और इन खर्चों को आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए और आइडेंटिफाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए। यानी एक खर्चा जो है जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले हफ्तों में, फिर महीनों में और फिर साल में, तब आप देखेंगे ये कितनी बड़ी रकम है। और अगर इसे आप आधा कर दें तो आप कितना बचा रहे होंगे। तो मैंने एक साधारण सा एग्जाम्पल लिया है, एक प्याली चाय का। जी हाँ, चाय मुझे भी बहुत पसंद है और हम में से कई लोग दिन में कई बार चाय पीते हैं। तो अगर आप एक दिन में 4 कप चाय पी रहे हैं तो 7 दिन में आप पी रहे होंगे 28 कप चाय। अब एक महीने में आप पियेंगे 840 कप चाय, एक साल में 1460 कप चाय, और इसे जस्ट हाफ कर दीजिए। यानी अगर आप हर दिन 2 कप चाय पीने लगेंगे तो क्या होगा? अब सेहत के लिए भी अच्छा होगा और दूसरा आप कितनी बचत करेंगे इन 2 कप से ही। छोटी सी बचत लग सकती है, लेकिन जब आप इसे पूरे साल के मायने में कैलकुलेट करेंगे तो ये बड़ी बचत होगी। तो ढूंढिए अपने जिंदगी के लाते फैक्टर को, क्योंकि अभी जो समय है ना, बहुत जरूरी है कि हम बचत करें और हम खर्चा उन चीजों पर करें जिनकी हमें जरूरत है, ना कि हम जिन्हें चाहते हैं। स्पेंड ऑन व्हाट यू नीड एंड नॉट ऑन व्हाट यू वांट। थोड़ा सा कंजूस बनना अच्छा होगा, इसलिए लाते फैक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए और क्यों ना आप मेरे साथ शेयर भी कीजिए आपकी जिंदगी का लाते फैक्टर क्या है। मेरी जिंदगी का तो चाय है जिसको मैंने कंट्रोल किया है, आपने क्या कंट्रोल किया मुझे बताइएगा, और लाते फैक्टर का ये प्रिंसिपल फॉलो करके आजमा करके तो जरूर देखिएगा। चौथी काम की बात है कि जितना हो सके अपने आप को डेट फ्री बनाइए। डेट ट्रैप से निकलना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप वो तमाम लोन्स जो आपके नाम पर हैं और जिनके आप ईएमआईज अदा कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाइए, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, कार लोन, होम लोन। ये बहुत बड़ा चंक होता है कई लोगों के लिए और आई एम श्योर सबसे बड़ा हेडेक भी यही होता है। लेकिन खैर आप इन सारे ही अपने हेडेक्स की एक लिस्ट बनाइए जितने भी आपने लोन्स ले रखे हैं, और अब इस लिस्ट को बनाने के बाद एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है? 1 डेट एट अ टाइम। ये हार्वर्ड बिजनेस न्यूज का एक 2016 का आर्टिकल मैं पढ़ रही थी और ये बिल्कुल सही है। आपको अटैक कैसे करना है? 1 डेट एट अ टाइम, तभी आप अपने आप को थोड़ा सा लाइट कर पाएंगे। और अटैक करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। तो वो डेट जो सबसे बड़ा है उसे सबसे ऊपर रखिए, यानी वो है आपका हाथी जो सबसे बड़ा डेट होगा, और सबसे नीचे आप रखिए जिसमें आप सबसे कम इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि वो होगा आपका चूहा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप पहले हाथी वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, यानी पहले बड़े लोन को खत्म करेंगे, या फिर पहले छोटे लोन को खत्म करेंगे। एक एक करके लोन को आप चुकाइए। हो सकता है सभी लोन्स को एक साथ चुकाना मुश्किल स्ट्रैटेजी हो, इसीलिए एक एक करके लोन तक पहुंचिए और उन्हें चुकाइए। अपने पास फंड की अवेलेबिलिटी देखिए, जरूरत पड़े तो हो सकता है आपको अपनी सेविंग में से पैसा निकालना पड़े, लेकिन इन लोन से छुटकारा पाना ज्यादा जरूरी है। एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप
पहले बड़े लोन को चुकाएंगे या पहले छोटे को। एक्चुअली होता क्या, वन एट अ टाइम में अगर आप छोटे को पहले चुकाएं क्योंकि उसके शायद वो सबसे आसान होगा, तो आपको लगता है चलिए एक लोन खत्म हुआ, एक सिरदर्दी खत्म हुई है, फिर दूसरे की तरफ बढ़िए, फिर तीसरे की तरफ बढ़िए। या फिर ये भी हो सकती है आपकी स्ट्रैटेजी कि पहले सबसे बड़े से छुटकारा पाया जाए, फिर धीरे धीरे छोटे वाले से छुटकारा पाया जाए। लेकिन जो भी हो, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और अपनी जिंदगी को डेट फ्री बनाने की तरफ कदम उठाना बेहद जरूरी है। पांचवी काम की बात ये कि जितनी चादर उतनी ही पांव फैलाइए, और इसे अगर अपनाना है तो क्रेडिट कार्ड को कहिए बाय बाय। क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड होता है और आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी खरीद लेते हैं। क्रेडिट कार्ड है ना, मंथली पेमेंट होता रहेगा, आराम से पेमेंट हो जाएगा। आप अपने परचेज को कभी दोबारा सोचते भी नहीं है। हर महीने मिनिमम ड्यू दे करके भी काम चलता है तो चलाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस मिनिमम ड्यू पर आपसे कितना इंटरेस्ट वसूला जाता है उस कार्ड के इंटरेस्ट पर? कभी कभी तो 40 से 45% तक का इंटरेस्ट ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां लेती हैं। तो आप ज्यादा खरीद लेते हैं जो सामान आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा जब आप खरीदते हैं तो शायद जाकर के सोचते भी नहीं कि हमने क्या खरीदा। मुझे लगता है अब बहुत जरूरी है कि हम जो भी खरीदें उसे एक बार रीथिंक करें कि हमने जो खरीदा है, पहली बात तो उसे खरीदें या ना खरीदें, और जब खरीदें तो ऐसा ही सामान खरीदें जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपको रीथिंक करने का भी टाइम नहीं देता। क्रेडिट कार्ड कहता है जल्दी से खरीदो, आप आगे पेमेंट करते रहोगे, यानी उधारी में खरीदो। और ये समय ऐसा है जब हमें अपने खर्चों को रीथिंक करना बेहद जरूरी है। तो बिना सोचे समझे शॉपिंग करने के लिए उकसाता है क्रेडिट कार्ड। इसीलिए मैं कह रही हूं क्रेडिट कार्ड को कहिए बाय बाय। थोड़ा सा कंजूस बनिए, क्योंकि बिना सोचे समझे शॉपिंग करने में कोई समझदारी नहीं है, और कंजूस बनना है आपके लिए काम की बात भी और फिलहाल इस सिनेरियो में फायदे की बात भी।